बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तब्दीली सरकार गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों पर मेहरबान हो चुकी है। एलडीए का जुडिशल कमीशन की आड़ लेते हुए मास्टर प्लान में ग्रीन एरिया और रिहायशी जोन में आबादी कारी वाली 89 स्कीमों को रेगुलराइज करने का फैसला सामने आ चुका है। तब्दीली सरकार गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स पर मेहरबान है। एलडीए ने जुडिशल कमीशन की आड़ लेते हुए मास्टर प्लान में ग्रीन एरिया और रिहायशी जोन में आबादी वाली 89 स्कीमों को रेगुलराइज करने का फैसला किया है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी दुर्र नायाब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? ये एलडीए की तारीख जो रिहायशी स्कीमों के हवाले से है उसकी सबसे बड़ी एमएनएसटी स्कीम होगी जिसको लाने का फैसला किया गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कबाहतें मौजूद हैं। लाहौर शहर की ऐसी सोसाइटियां जो रेगुलराइज हो चुकी हैं, जो कानूनी तौर पे तमाम पैरामीटर्स पे पूरी उतरती हैं, उनका इस्तेहसाल होगा, जबकि गैर कानूनी स्कीमें जो साल से बनी हुई हैं उनको बिल्टअप एरिया करार देते हुए जिनकी शरह जो है वो 30 से 50 और 60 से 70% बताई जाए। लिस्ट तैयार की गई है, 79 से 92 तक लिस्टें जो हैं वो मुरतब की गई हैं। इसमें लाहौर की बहुत सारी सोसाइटियाँ जो मेन प्राइम सोसाइटियाँ हैं, नामवर सोसाइटियाँ हैं, उनको शामिल किया गया जो गैर कानूनी थी और उस हवाले से वन टाइम एमएनएसटी लाई जाएगी, उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। वाटर जुडिशल कमीशन ने गैर कानूनी स्कीमों से पानी निकालने जो ज़ेर ज़मीन एक्वाफर चार्ज करने के हवाले से वसूलियों का हुक्म दिया था, उसकी आड़ में एलडीए ने एक अपना प्लान बना लिया और तमाम स्कीमों को रेगुलराइज कराने का प्रपोजल पेश कर दिया। गवर्निंग बॉडी में ये तमाम तर लिस्ट जो है वो पेश की जाएगी, मंजूरी ली जाएगी गवर्निंग बॉडी से और इस हवाले से पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर का ये मौक़िफ़ है कि ये वन टाइम एमएनएसटी है और इसके लिए पूरी वर्किंग की जा रही है। गैर कानूनी स्कीमें थी, आबादकारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अब उसको रेगुलराइज करने के अलावा हल कोई नहीं था। ये प्रपोजल तैयार किया गया लेकिन हत्मी फैसला गवर्निंग बॉडी करेगी। जी दुर्र नायाब, कौन कौन सी सोसाइटीज शामिल है और कौन कौन सी शराइत आयद की? सोसाइटी में अगर बात की जाए तो ऐसी सोसाइटी में मौजूद है जिनके अंदर बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। हमने कुछ अर्सा पहले ये हाईलाइट भी किया था, चौंक के करीब थीम पार्क व्यू के नाम से सोसाइटी है, उसके अंदर भी, और इसके बाद एक मिलिट्री अकाउंट्स के नाम से बड़ी पुरानी सोसाइटी कॉलेज रोड पे मौजूद है, रेहान गार्डन है, ग्रीन कैप सोसाइटी है, अलगनी टाउन है, फाहद सिटी है, तैयब टाउन है, तैयब गार्डन है। ये तमाम वो सोसाइटी हैं जिनको रेगुलराइज करने का प्रपोजल जो है वो तैयार किया गया है और एमएनएसटी के नाम पर ऐसी सोसाइटियां जो कानूनी तकाजे पूरी करती हैं उनके साल करके एलडीए ने अपना प्रपोजल पेश कर दिया है। बहुत शुक्रिया। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे कि गवर्नर हाउस के सामने तुलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ। यूनिवर्सिटीज के ये तुलबा हैं जो कि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज इनकी जानिब से किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। तुलबा को ऑनलाइन इम्तिहानात का इनेकाद का मुतालिबा सामने आ रहा है और फीसें वसूल करने के लिए फिजिकल इम्तिहानात कराना चाहते हैं। तुलबा की जानिब से यही कहा जा रहा है। अकमल सुमरो ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। अकमल सुमरो, बताइएगा, आप इनको कवर कर रहे हैं दोपहर से, तलबा इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इनको 8 घंटे हो गए हैं गवर्नर हाउस के सामने ये सरापा एहतजाज है। लाहौर प्रेस क्लब से ये एहतजाजी रैली की शक्ल में गवर्नर हाउस के सामने पहुंचे और इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनके इम्तिहानात ऑनलाइन मुनक्किद किए जाएं। इन्हें इस एहतजाज से रोकने के लिए और इनका धरना ख़त्म कराने के लिए पुलिस की जानिब से भी मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। हम इन्हीं से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या अब तक किसी मुतलका हुकाम की जानिब से आपके साथ रब्ता किया गया है? अभी तक तो किसी ने भी रब्ता हमें नहीं किया गया अभी तक, तो हमें इस चीज़ पे बहुत गिला अपने गवर्नमेंट से, अपने मुतालिका जो मिनिस्टर्स हैं उनसे और स्पेशली एचएससी से कि आप इस चीज़ का क्यों नोटिस नहीं ले रहे। आपके तलबा जो आप यूनिवर्सिटियों को फीसिस देते हैं वो इस वक्त रोडों पे हैं, हमारा एग्ज़ाम सर पे है, फर्स्ट को हमारी एग्ज़ाम होनी है, तो यहाँ पे एचएससी कोई ट्रस्ट से मस नहीं हो रहा है। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चीज़ का नोटिस ले लें। पुलिस की जानिब से अब क्या कहा जा रहा है आपको कि आप धरना देंगे या इसको ख़त्म करेंगे? देखिए, पुलिस की जानिब से जो हमने 3 दिन पहले भी किया उसे हमें थ्रेट्स किया गया, मुझे इंटरनेशनल नंबरों से कॉल भी आया, तो मुझे थ्रेट्स भी किया गया, लेकिन वो हमने कहा था कि हम जुम्मे को आएंगे, वो हम आ गए। लेकिन आज उन लोगों ने वाकई हमारे साथ कोऑपरेट किया और सजेशंस भी दिए कि इस तरह करें और इस तरह करें। कोऑपरेट हम लोगों ने इस दिन किया लेकिन पिछली दफ़ा नहीं किया। आप धरना जारी रखेंगे या ख़त्म कर? देखिए, हम धरना एक चीज़ पे अभी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, हम धरना अभी ख़त्म कर रहे हैं और हमें अगला अल्टीमेटम दे रहे हैं। मंडे 25 तारीख को हम एचएससी ऑफिस के सामने
फिर मार्च वो एहतजाज नहीं करने वाले, हम सीधा धरने पे बैठने वाले लोग। ठीक है, ये तलबा की जानिब से अभी ये ऐलान किया गया है कि वो अपना फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं और सोमवार को वो दोबारा से जो है वो अपना एहतजाजी मुजाहरा शुरू करेंगे। बिल्कुल, अभी के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन सोमवार से दोबारा से तलबा एहतजाज करेंगे यहीं पर। बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि IMF की शराइत और अखराजात पर काबू पाने की तैयारियां हैं जो कि हुकूमत की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत सालाना अखराजात पर मजीद पाबंदियां लगाने को तैयार हो चुकी है। महकमे खजाना की सूबाई इदारों को अखराजात कम करने की हिदायत भी सामने आई है। मजीद क्या हिदायत की जा रही हैं जानेंगे। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत को मुश्किल इस तरह से बढ़ चुकी है कि आए रोज़ सूबाई इदारों की तरफ से हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट की जाती है कि उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मद में बजट रिलीज़ किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हुकूमत पंजाब ने बजट बहुत कम दिया और सर्विस डिलीवरी पर ज़्यादा अखराजात मुख्तस किए, जबकि इंतज़ामी अमूर जो सूबाई महकमों के अंदर होते हैं उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा कम मुख्तस किया गया था। तो उस पर जब सूबाई महकमों की तरफ से आए रोज़ ये समिया ऐवान वज़ीर आला को और महकमा खजाना पंजाब को अरसाल की जाती थी, तो उस पर महकमा खजाना पंजाब ने बारहा एतराज़ात उठाए कि ये इजाफी अखराजात हैं वो ख़त्म किए जाएँ। अब इस पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में इजलास भी हुआ और इस इजलास में सप्लीमेंट्री ग्रांट के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया कि इजाफी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब IMF की तरफ से भी शराइत आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत अगर अपनी इकानमी को बेहतर करना चाहती है तो वो जो सूबाई इंतज़ामी अखराजात हैं उनको फौरी तौर पर कंट्रोल करना होगा, उन पर काबू पाना होगा। और अगर ये काबू ना पाया गया तो उनके मुआशी हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पहले ही कोरोना वायरस की वजह से मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने इजाफी अखराजात पर काबू पाया जाए और सर्विस डिलीवरी के अखराजात जो अवामी अखराजात हैं उनके ऊपर फौरी तौर पर जो है कंट्रोल करने के बजाय वो उन पर मज़ीद जो है इजाफा किया जा सकता है, लेकिन इंतज़ामी अखराजात जो है वो कंट्रोल करना होगा। तो इस पर अब हुकूमत पंजाब ने वज़ीर पंजाब के अहकामात पर महकमा खजाना पंजाब ने भी तमाम सूबाई इदारों को हदायत जो है वो जारी कर दी है कि फौरी तौर पर IMF की शराइत के मुताबिक ये जो कंट्रोल है फौरी तौर पर इजाफी अखराजात के ऊपर। बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ब्यूटी सैलॉन्स और क्लिनिक्स को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। PRA की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और बड़े ब्यूटी सैलॉन्स और क्लिनिक्स की सेल्स ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शहर में ऐसे तमाम बड़े सैलून्स जो कि ब्राइडल मेकअप्स में दीगर जो मेकअप सर्विसेज फराहम करते हैं उसकी मद में लाखों रुपए चार्ज करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में खसारा जाहिर करते हैं या अपनी सेल्स जो है वो बहुत कम जाहिर करके पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्सेस की अदायगी नहीं करते हैं। इन तमाम बड़े ब्यूटी सैलून्स की इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग का अमल जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने शुरू करके तमाम बड़े ब्यूटी सैलून्स और ब्यूटी क्लिनिक्स को नोटिस भेजकर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड होने के लिए जो है वो 15 रोज की मोहलत दी गई है। इस हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जराये का कहना है कि अभी तक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में लाहौर समेत पंजाब भर से मजमूई तौर पे 629 ब्यूटी सैलून्स और ब्यूटी क्लिनिक्स हैं जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हैं, जबकि इसके साथ साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इन 629 में शामिल जो कि ऑलरेडी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं, इनके साथ साथ ऐसे तमाम बड़े ब्यूटी सैलून्स जो कि ताहाल रजिस्टर्ड नहीं हो सके हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि जो बड़े ब्यूटी सैलून्स हैं जो कि ब्राइडल मेकअप की मद में जो है वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए जो है उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनके जो सिस्टम हैं जिनके थ्रू वो अपनी इनवॉइस जनरेट करते हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा इन तमाम बड़े ब्यूटी सैलून्स में। इस हवाले से PRA ने मरहलावार लाहौर समेत सूबा भर में कायम बड़ी जो चेन्स हैं ब्यूटी सैलून्स की और ब्यूटी क्लिनिक्स की उनको नोटिस जारी करके इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड होने के लिए जो है वो 15 रोज की मोहलत दे दी है। जी बहुत शुक्रिया, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और के मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। पार्टी बयानी से मुतालिक MPA कर्नल रिटायर्ड तारिक के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। कर्नल रिटायर्ड तारिक ने पार्टी बयानी की हिमायत से माजरत कर ली है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर अराकीन बरहम हो गए। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे ये अंदरूनी कहानी जानेंगे। जी उमर असलम।
جی، مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت ہونے والے ارکان صوبائی اسمبلی کی اجلاس کی اندرونی کہانی رکن صوبائی اسمبلی کرنل ریٹائرڈ طارق نے پارٹی کے موجودہ بیانیے کے ساتھ کام کرنے سے معذرت کر لی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما کرنل ریٹائرڈ طارق سے جب پوچھا گیا کہ طویل عرصے سے وہ جو ہے وہ غیر فعال ہیں اور پارٹی میں متحرک بھی نہیں ہیں، تو مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی کرنل ریٹائرڈ طارق کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کے موجودہ بیانیے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اور اسی وجہ سے وہ پارٹی میں اس وقت جو ہے وہ متحرک نہیں، جس پر ذرائع کے مطابق تقریب میں موجود جو میٹنگ میں موجود مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی نے برہمی کا اظہار کیا، جس پر کرنل ریٹائرڈ طارق نے معذرت بھی کی اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ پارٹی کے موجودہ بیانیے کے ساتھ تو نہیں ہیں، تاہم پھر بھی وہ پارٹی کے لیے متحرک انداز میں کام کریں گے۔ بہت شکریہ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو پہلے مرحلے میں کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے کرونا ویکسین لگانے کے لیے پلان بھی مرتب کر لیا ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو پہلے مرحلے میں ویکسین لگائی جائے گی، ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں کے اندر موجود ویکسینیشن سینٹرز ویکسین لگانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو پہلے مرحلے میں کرونا ویکسین لگانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ زاہد چودھری ہمارے سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد چودھری، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ چائنا سے جو ہے وہ منگوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور یہ تمام صوبوں کو بھی جو ہے وہ ویکسین فراہم کی جائے گی۔ پنجاب میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کورونا کے دوران جو ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس ہیں ان کو پہلی ترجیح دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ڈاکٹرز ہیں اور تمام طبی عملہ ہے، جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کو پہلے مرحلے میں جو ہے وہ ان کی ویکسینیشن ہوگی، اور اس مقصد کے لیے تمام جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں موجود جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہی ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹر ہوں گے، اور وہیں پر جو ہے وہ ڈاکٹرز اور تمام جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کی ویکسینیشن ہوگی۔ اس کے اب انتظامات جو ہیں ان کو حتمی شکل محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین کا کولڈ چین ہے اس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے بھی جو انتظامات ہیں ان کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو جنرل پاپولیشن ہے اس میں جو 65 برس یا اس سے زائد عمر کے بزرگ افراد ہیں ان شہریوں کو بھی پہلے مرحلے میں ہی جو ہے وہ ویکسین لگائی جائے گی تاکہ ان کو کورونا وائرس سے جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد چودھری، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے کہ ریور راوی منصوبے کے متاثرین کو 8 فروری تک اعتراضات جمع کرانے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ فیز 1 کی جھیل اور کینال چینل کی اراضی پر سیکشن 5 لاگو کر کے سیکشن 5A کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ راؤ دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، ریور راوی چونکہ وزیراعظم کا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے پہلا جو فیز ہے اس کے کنال چینل اور جھیل کے لیے جو اراضی ایکوائر کی گئی ہے اس کی مجموعی طور پر اگر کنال میں بات کی جائے تو 39,623 کنال اراضی اس کے لیے ایکوائر کی گئی ہے۔ 36,661 کنال اراضی شیخوپورہ کی تحصیلوں مریدکے اور فیروزوالہ کی ہے، جبکہ لاہور کی تحصیل شالیمار اور سٹی کی تقریباً 2,527 کنال اراضی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اب متاثرین جو ہیں وہ 8 فروری کو متاثرین کو سمن جاری کیے گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے اعتراضات اس کے حوالے سے داخل کریں، کیونکہ سیکشن 5 لاگو کرنے کے بعد سیکشن 5A کی جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے تحت جو ریور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے LAC لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ہیں وہ اعتراضات سنیں گے، تاہم جو ریٹس کے حوالے سے سامنے بات آ رہی ہے اس کے مطابق یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی نے جو ریٹس کا تعین کیا ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ یہ اراضی خریدنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، یعنی 2 لاکھ روپے فی ایکڑ میں یہ اراضی خریدی جائے گی، یعنی اگر بات کی جائے فی مرلہ کے حساب سے تو یہ تقریباً 1200 روپے مرلہ میں یہ اراضی خریدی جائے گی، جس کے لیے اب متاثرین جو ہے وہ اپنے 8 فروری تک اعتراضات جمع کرائیں گے۔ DC آفس کے دربار ہال میں یہ اعتراضات جو ہے وہ جمع کرائے جا سکیں گے متاثرین کی جانب سے۔ بہت شکریہ۔ راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔
اور ابھی رخ کریں گے ہال روڈ کا، جہاں پر سندس فاؤنڈیشن اور الخدمت گروپ کی جانب سے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب آپ کو براہ راست یہ چلیں گے حضرت سیدہ بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہا کے سالانہ عرس کی اختتامی دعا جاری ہے۔ بارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر ہماری شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے مہربان رب، تیری دی ہوئی توفیق سے یہ عرس بی بی پاک دامنہ رحمت اللہ علیہنہ اے باری تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں، بڑی محبت، بڑے پیار، بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس کی تقریبات باری تعالیٰ تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت رسول مقبول ہوئی۔ اے مہربان رب، بیانات ہوئے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دنیا بھر سے، ملک بھر سے زائرین زائرات اس میں تقریب میں شامل ہوئے۔ اے مہربان رب، حضرت سیدہ بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کا سالانہ عرس کی اختتامی دعا جاری ہے، جو کہ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔